सब सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने मालती जोशी जी द्वारा लिखित कहानी अस्तित्व बोध सुनाने जा रही हूँ। नींद अभी आंखों में पूरी तरह उतरी नहीं थी, पर कमरे में खटर फटर की आवाज़ सुनकर मैंने पलकें झपकाई। देखा मंजू कपड़े बदल रही थी। इतना बन ठन कर कहाँ जा रही है? वह बुरी तरह चौंकी। मुझे सोया जानकर ही वह इस कमरे में आई होगी। जागने का अगर जरा भी अंदेशा होता तो इधर का रुख ना करती, भले ही रसोई में कपड़े बदल लेती। कहाँ जा रही है? मैंने सवाल दोहराया। सहेली के यहाँ पार्टी है, वह बुदबुदाई सी। तेरी सहेलियों के यहाँ बड़ी पार्टियां होती रहती हैं। तो यह तो मुझे पत्थर की तरह लगा। थोड़ी देर तक तो मुझसे कोई उत्तर ही नहीं बन पाया, पर इस तरह चुप बैठना अपनी हार मान लेना था। इसलिए मैंने फिर छेड़ा, सच में पार्टी में जा रही है या उस नचैया के यहाँ? वह भड़क गई। कहीं भी जा रही हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या हर बात आपको बताना जरूरी है? मुझे मजा आ गया। जानती थी उसके गुरुजी को नचैया कहने से उसे आग लग जाती है। आग तो खैर मुझे भी लग गई थी। मैंने ताव खाकर कहा, सीधे से जवाब नहीं दे सकती? बड़ों से इस तरह बात की जाती है। खैर अब तुम्हारा भी क्या दोष है? जैसी माँ है वैसे ही तो गुण ढंग सीखोगी। प्लीज दादी, मम्मी के लिए कुछ मत कहिए। एक वे ही हैं जो आपको इतने सालों से झेल रही हैं। और कोई होता तो और कोई होता तो क्या करता? कुएं में फेंक देता या नदी में बहा आता? जरा सुनो तो। आवाज मेरी काफी ऊंची हो गई होगी क्योंकि बहू दरवाजे में आकर खड़ी हो गई थी। तुम थोड़ी देर को चुप नहीं रह सकती? उसने फुसफुसाकर मंजू को डांटा तो उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया। बहू बोली, उन्होंने तो कसम ले रखी है, पर तुम तो सब्र कर सकती हो। बुरा सा मुंह बनाकर मंजू कमरे से चली गई। उसके पीछे पीछे बहू भी चली गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लड़की का तो ठीक है, लेकिन बहू ने कैसे सब्र कर लिया? ये रामायण इतनी जल्दी कैसे सिमट गई? जरूर बाहर कोई आया होगा, तभी ना रसोई से पकोड़े तलने की सुगंध आ रही है। मेरा तो अब ध्यान गया था। कुछ देर तक मैं दम साधे पड़ी रही। थोड़ी देर बाद अंजू एक कप चाय रख गई, कोरी चाय। मुझे तो जैसे आग लग गई। ए छोकरी, सुन जरा। बेमन से वह रुकी तो, पर दरवाजे में ही खड़ी रह गई। मेरी ओर देखा तक नहीं। बाहर कौन आया है? मम्मी की सहेली। उसे भी क्या सूखी चाय पिलाई थी? वह पैर पटकते हुए गई और चार पकोड़े प्लेट में डालकर मेरे सामने यूं पटक गई जैसे भीख दे रही है। गुस्से से सुलग उठी मैं। प्लेट उठाकर मैंने दूर फेंक दी। झन्न की आवाज के साथ प्लेट के टुकड़े चारों ओर बिखर गए, उसके साथ पकोड़े भी। ये क्या हो रहा है दादी? वह चीखी। 5 मिनट आप शांति से नहीं बैठ सकती? हर बात का बतंगड़ बनाना क्या जरूरी है? बहू फिर दरवाजे में आकर खड़ी हो गई थी। उसके पीछे उसकी सहेली भी थी। मुझे श्रोता तो चाहिए ही था। मैंने धुआंधार बोलना शुरू किया। बहू का चेहरा पहले सफेद और फिर लाल पड़ता चला गया। तैश में आकर अंजू ने कुछ कहना चाहा तो बहू ने तड़ से एक चांटा जड़ दिया और फिर सहेली का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। सुबकते हुए अंजू फर्श पर पड़े प्लेट के टुकड़े बटोरने लगी। मैंने कहा, वो मंजू के कपड़े भी उठा लेना। महारानी यहीं पटक कर चली गई है, इतना भी शहूर नहीं। अंजू ने एकदम मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखें अंगारे सी दहक रही थी। बोली, क्या अब भी आपके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी है? मौसी के सामने मम्मी की बेइज्जती हो गई ना? क्या आपके लिए इतना काफी नहीं है? उसके एक एक शब्द से नफरत तपक रही थी। यह अच्छी रही। चाटा मारा इसकी अम्मा ने और गुस्सा मुझ पर उतार रही है। यही बात मैं उसके मुंह पर भी कह देती, पर सोचा रहने दो, आज के दिन के लिए इतना ही काफी है। मैं अक्सर हैरान रह जाती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, पर माँ का हाथ जब तब चल जाता है, पर वे हमेशा उसी का पक्ष लेती हैं और मुझसे खार खाए रहती हैं। एक मेरी बिटिया थी, हमेशा दादी की होकर रही। विदा के समय भी ताई के ही गले लगकर रोई थी। मेरे साथ तो सिर्फ एक रस्म निभाई थी। बिटिया तो खैर सौतेली ही थी, पर लड़का तो अपना पेट जाया था।
उसके पास ही फुर्सत कहाँ है। पहले पढ़ाई में डूबा रहा, अब बाल बच्चों में खो गया है। तभी तो जब तक याद दिलाना पड़ता है कि अरे अभी मैं जिंदा हूँ। पता नहीं यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है। लोग मुझे भूल क्यों जाते हैं। बचपन से ही यह सब भुगत रही हूँ। तब भी ना किसी को मेरी भूख प्यास का ख्याल था, ना कपड़े लत्तों की चिंता, और ना ही कभी किसी ने मेरे बालों की साज संभाल की। जैसे मैं कोई जंगल का पेड़ थी जो आंधी पानी धूप जाड़ा सब कुछ सहते हुए अपने आप बढ़ता चला जाता है। बहू अक्सर कहती है कि मैं उसकी लड़कियों से जलती हूँ। यह सुनकर हरीश बहुत नाराज हो जाता है, पर बहू ठीक कहती है। औरत है ना, इसलिए औरत के मन का भेद जानती है। अंजू मंजू को देखकर अक्सर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। उनकी सज धज मुझसे देखी नहीं जाती, उनकी साज संभाल मुझसे सही नहीं जाती। इतने महंगे स्कूल में डाला हुआ है कि फीस सुनकर ही गश आ जाता है। फिर गाने की, नाचने की, अंग्रेजी बोलने तक की अलग अलग क्लासों में दाखिला किया हुआ है। पता नहीं कितने खेल तो वे खेलती हैं। दोनों माँ बाप कमाते हैं और आधी तनख्वाह इन पर फेंक डालते हैं। हर तीसरे दिन लड़कियां पार्टी या पिकनिक पर चली जाती हैं, पर माँ बाप के माथे पर बल नहीं पड़ते। कहते हैं इन्हीं के लिए तो हम कमाते हैं, फिर इनका दिल क्यों तोड़े। लड़कियों को इतना सर मत चढ़ाओ, मैं कहती हूँ कल को उन्हें पराए घर जाना है। हरीश कहता है इसलिए तो अम्मा, लड़कियों को खूब प्यार देना चाहिए, उन्हें हमारे पास रहना ही कितना है। तो फिर क्या पता कल को कैसा ससुराल मिले, कहीं हंसने बोलने को ही ना तरस जाएं, इसलिए यहाँ जितनी मौज करनी है कर लें। बहू की यह बात सीधे मुझ पर चोट करती है। एक तीखा सा जवाब जुबान तक आकर लौट जाता है। हरीश के सामने मैं बात आगे नहीं बढ़ाती, हमेशा जज्ब कर जाती हूँ। तभी तो बहू हमेशा कहती है तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ एकदम गऊ है। अरे अभी तुमने उसका असली रूप देखा कहाँ है। बहू शायद ठीक ही कहती है, लेकिन मैं हरीश को अपना असली रूप दिखाना भी नहीं चाहती। एक वही तो है जो मुझे थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आदर देता है। औरों से तो यह सब मुझे कभी मिला ही नहीं, और जो कभी मुझे मिला ही नहीं, मैं दूसरों को कहाँ से देती और क्यों देती। हाँ, इस प्यार का स्वाद बहुत पहले सिर्फ बचपन में चखा था। 6-7 साल तक मैं ही घर की सबसे छोटी थी, शायद इसलिए सबकी लाडली थी। फिर एक एक साल के अंतर से माँ की गोद में दो भाई आ गए और मेरा एक छत्र साम्राज्य छिन गया। वे भाई मेरी जान के दुश्मन हो गए। उनके आते ही माँ की गोद छिन गई, बाबू का दुलार छिन गया, बड़ी बहनों का प्यार छिन गया, मेरा दूध छिन गया, और तो और मेरा खेलने का सुख भी जाता रहा। जब भी बाहर पैर रखती तो माँ एक ना एक को लटका देती। इसके बाद भी दिन भर यही सुनने को मिलता, इतनी बड़ी धींगड़ी हो गई है, काम की ना काज की, सेर भर अनाज की। घर में दो बड़ी बहनें भी थी जो दिन भर काम में लगी रहती थी। मैं सामने पड़ जाती तो थोड़ी बहुत बेकार मुझसे भी करवा ली जाती, पर काम की कहीं गिनती नहीं थी, और उनसे सब प्यार से बहुत आदर से बात करते थे। कई बार भगवान से लड़ पड़ती थी मैं, मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया, या मुझे क्यों छोटा बना दिया। तो लाड प्यार कहाँ चला गया मेरा, या फिर बड़ा ही बना देते, कम से कम इज्जत तो मिलती। अब ना मैं बड़ों में हूँ ना छोटों में, बस दिन भर सबकी डांट फटकार ही सहती हूँ। एक दिन की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, शायद छुट्टी का दिन था। माँ बापू चुन्नू मुन्नू को लेकर कमरे में चले गए थे। माँ मुझे जता गई थी कि धूप में बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगी। मैं तो घर में ही खटर पटर कर रही थी। बड़ी जिज्जी दालान भर में साड़ी फैलाकर उस पर कढ़ाई कर रही थी। पड़ोस की उमा जिज्जी भी उनका हाथ बटा रही थी। खेलते खेलते मेरा पैर अचानक साड़ी पर जा पड़ा तो जिज्जी ने मेरा कान मसल दिया। तुझे कूदने फादने को यही एक जगह मिली है। उमा जिज्जी के सामने इस अपमान को मैंने कुछ ज्यादा ही महसूस किया। पलटकर जवाब देने से और बेइज्जती होने का खतरा था, इसलिए पैर पटकती हुई मैं रसोई में चली गई। वहां चटाई बिछाकर छोटी जीजी पढ़ रही थी। उनकी मिडिल की बोर्ड की परीक्षा एकदम सिर पर थी। जीजी, हमें कुछ चबेना दे दो, हम गुड़िया का ब्याह रचाएंगे। बड़ी ब्याह रचाने चली है, पढ़ना लिखना नहीं है, और कहे देती हूँ मोहल्ले भर की लड़कियों को यहाँ इकट्ठा किया तो ठीक नहीं होगा,
समझी? हार कर मैं माँ के कमरे में चली गई। चारों सो रहे थे। चुन्नू बाबू की बाह का तकिया बनाकर सोया था और मुन्नू भी माँ के आंचल में घुसा जा रहा था। मन में एक टीस सी उठी और मैंने वहां से नजरें हटा ली। सामने पानदान था। जब छोटी थी तो बाबू हमेशा पान का इतना सा टुकड़ा दिया करते थे। अब तो लगता था जैसे पान का स्वाद चखे बरसों बीत गए। मैंने धीरे से पानदान खोला। ऊपर वाला कत्थे चूने वाला डब्बा हटाकर नीचे से एक पान निकाला। कितनी कोशिश की मैंने, पर जरा सी खनक हो ही गई। बाबू जाग गए। कमो, ये क्या हो रहा है? जानती है ना छोटे बच्चे पान नहीं खाते। चोरी तो पकड़ी ही गई थी, इसलिए मैंने दिलेरी से काम लिया। अब मैं छोटी कहाँ हूँ बाबू? माँ तो दिन भर कहती है इतनी बड़ी धींगड़ी हो गई है। चुप, ज्यादा चकर बकर मत कर। बाबू गुर्राए। अभी पान खाने लायक बड़ी नहीं है तू, बहुत छोटी है। मुझे भी ताव आ गया। जब दूध मांगती हूँ तो माँ कहती है तू बड़ी हो गई, सबका सब इन्हें पिला देती है। करम जली, माँ एकदम उठकर बैठ गई थी। मेरी पीठ पर एक धौल जमाते हुए उन्होंने कहा, ऐसी नजर लगाती है, तभी तो दोनों सूख कर काटा हो रहे हैं। बहन है कि डायन, भाइयों को भी नहीं बख्शती, मरती भी नहीं है। जन्म जली। अच्छी बात है, मैं मर जाऊंगी, मैंने भी तैश में आकर कहा। जा मर, माँ ने कहा और फिर चादर तान कर लेट गई। मुन्नू को उन्होंने ऐसे भींच लिया जैसे मैं छीन लूंगी। क्रोध और अपमान से मन धधक रहा था। पता नहीं मैं कब बाहर आई, कब सीढ़ियां चढ़ी और कब मुंडेर पर पहुंची और कब मैंने अपने को नीचे गली में झोंक दिया। बस इतना याद है कि गली में एक शोर सा उठा था, अरे लड़की मर गई। आंखें खुली तब देखा पूरा मोहल्ला मुझे घेर कर खड़ा है। मेरा सिर माँ की गोद में है। कंपाउंडर चाचा पट्टी बांध रहे हैं। बाबू उनका बैर थामे खड़े हैं। दोनों जिज्जी आंसू पोंछ रही हैं। कोई मेरे पैरों पर, कोई बालों पर हाथ फेर रहा है। असहनीय पीड़ा थी, फिर भी मुझे यह सोचकर बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतने लोग केवल मुझे ही देख रहे हैं, मेरी ही बात कर रहे हैं। तभी किसी ने कहा, अरे इसने आंखें खोल दी, कोई इसे दूध हल्दी तो पिलाओ, पट्टी वगैरह तो होती रहेगी। फौरन दूध आ गया। छोटी जिज्जी ही लाई थी। वह पीला पीला दूध देखकर उबकाई सी आने लगी थी। मैंने गिलास परे हटा दिया और चीखी, नहीं चाहिए मुझे, कसम है कि अब कभी दूध का घूंट पी लूं। मैं तो डायन हूं ना, चुन्नू मुन्नू को नजर लगाती हूं ना। सब लोग हाय हाय कर उठे। माँ बाबू की नजरें नीची हो गई। उन पर उपदेशों की मार पड़ने लगी। राम राम, ऐसा भी कहीं होता है? यह भी तो तुम्हारी ही जाई है, कोई आसमान से तो टपकी नहीं है और ऐसी बड़ी भी नहीं है। उसकी पीठ पर दो और आ गए तो क्या वह बूढ़ी हो गई? उस दिन यह नुस्खा मेरे हाथ लग गया। एक बात मैंने गांठ बांध ली थी कि कोई अगर अपनी ओर ध्यान नहीं देता तो उसे ध्यान दिलाओ। लोगों को यह कभी मत भूलने दो कि घर में तुम भी हो। इसके लिए मेरा छोटा सा दिमाग क्या क्या तरकीब भिड़ाता। कभी मैं मेज पर शाही उलट देती, कभी ब्लेड से अपनी अंगुली छील डालती, कभी जिज्जी का बनाया बर्तनों का कुतुब मीनार ढहा देती। बदले में मुझे गालियां मिलती, एक आध चपत भी पड़ जाती, पर कोई मुझे भूल नहीं पाता था। माँ तो रात दिन सांसत में पड़ी रहती कि मैं पता नहीं कब क्या कर बैठूं। बचपन में घर से बाहर भी एक दुनिया होती है, स्कूल की दुनिया। वहाँ मेरा खूब मन लगता था, पर वहाँ मैं किसी गिनती में नहीं थी। ना मैं पढ़ने में होशियार थी और ना खेलने में। ना मुझे गाना आता था ना बोलना। ना मैं सुंदर थी, ना मेरे बाबू बहुत बड़े आदमी थे। कभी कभी अपने ऊपर ही दया हो आती मुझे। भगवान, मुझे ऐसा क्यों बनाया? सबसे ज्यादा दुख तो मुझे वार्षिक उत्सव पर होता था। इतने कार्यक्रम होते थे, इतनी प्रतियोगिताएं होती थी, पर मेरा कहीं नंबर नहीं आता था। एक बार, हाँ सिर्फ एक बार मुझे नाटक में दासी का रोल मिला था। नाटक के लिए शर्त यह थी कि ड्रेस अपने घर से लानी होगी, और वही सबसे बड़ी समस्या थी। माँ के पास साड़ियों का तो वैसे ही अकाल था। भारी साड़ियाँ तो बस गिनती की थी। अदल बदल कर माँ उन्हें ही शादी ब्याह में पहनती थी। उन साड़ियों के लिए तो वे साफ मना कर गई। जब मैंने बहुत जिद पकड़ ली तो उन्होंने मुझे झिझक दिया। तू कोई महारानी बनी है जो बनारसी साड़ी पहनेगी? नौकरानी ही तो बनी है, कुछ भी पहन लेना। मेरे तो आंसू निकल आए। ताव में आकर मैंने अपना नाम कटवा लिया। मुझे लगा था बहन जी मनाएंगी, पर जरूरत ही क्या थी, 10 और लड़कियां तैयार हो गई। तब क्या मालूम था कि नाटक में काम करने का अपना ही एक रोब होता है। स्कूल लेट जा रहे हैं,
घर देर से पहुंच रहे हैं, पाठ याद नहीं है, होमवर्क किया नहीं है, पर कोई कुछ नहीं कहने वाला है। कार्यक्रम वाले दिन सजे हुए स्टेज पर जब उन लोगों को देखा तो मैं ठगी सी रह गई। बिजली के प्रकाश में वे सब कितनी सुंदर लग रही थी। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब रोज मेरे अगल बगल में बैठती हैं। हर कोई उन्हें देख रहा था, फुसफुसा रहा था, अरे ये पुष्पा है, ये सुमन है, ये मालिनी है, ये कोने में तारा खड़ी है। ईर्ष्या से जल उठी मैं। आज मैं भी स्टेज पर होती, यह सब मुझे भी देखते। माँ भी सबको बताती कि वह जो हरी साड़ी वाली है ना, वो मेरी कम्मो है। पर ऐसा तो होना ही नहीं था ना। माँ को मुझसे ज्यादा अपनी साड़ी प्यारी थी। बहन जी ने भी एक बार नहीं पूछा कि मैं नाटक क्यों नहीं कर रही हूँ। गुस्से से दुख से तिलमिला उठी मैं। ब्लाउज में लगी ऑलपिन निकालकर मैंने एड़ी में जोर से चुभो दी। उई माँ, दर्द से बिलबिला उठी मैं। लोगों का ध्यान स्टेज से हट गया था और क्या हुआ का शोर पंडाल में भर गया। कई लोग मेरे आसपास आकर खड़े हो गए। फिर मेरी मरहम पट्टी की गई। मेहमानों में से किसी एक की गाड़ी से मुझे घर पहुंचाया गया। मजबूरन माँ को भी मेरे साथ आना पड़ा। सांप या बिच्छू के डर से काफी भगदड़ मच गई थी। बड़े मुश्किल से लोगों को फिर अपनी जगह पर बिठाया गया। तब तक राजकुमारी और उसकी दासियां स्टेज पर चुपचाप खड़ी थी। उन्हें सारे संवाद भूल गए थे। बाद में पर्दा गिरा दिया गया। बहन जी की महीने भर की मेहनत पर पानी फिर गया था। कुल जमा 10वीं तक ही पढ़ पाई मैं। स्कूल का बस यही एक किस्सा मुझे याद है। 10वीं तक पहुंचते पहुंचते मेरा स्वभाव बहुत बदल गया था। बचपन की शरारतें अब बड़ी फूहड़ लगती थी। बहुत भावुक हो गई थी मैं। जरा जरा सी बात पर ताव खाने वाली अब मैं बात बात पर रो देती। दोनों जिज्जी लोगों की शादी के बाद मुझ पर काम का बोझ बढ़ गया था। माँ की हालत गिरी गिरी सी रहती। कर्ज के बोझ से बाबू भी चिड़चिड़े से हो गए थे। कई बार उस माहौल में ऐसा दम घुटने लगता था कि भाग जाने की इच्छा हो जाती। जीजी लोग समझाती, कम्मो 2-4 साल की बात और है, किसी तरह काट ले, फिर तो तेरा भी अपना घर होगा, तू वहाँ की रानी होगी। उन लोगों की बातों से बड़ी राहत मिलती थी। दोनों सचमुच अपने अपने घर में राज कर रही थी। बड़ी जीजी गाँव में थी, पर वह बहुत मजे में थी। घर में 4 भैंसें थी, बोरियों से अनाज आता था, लंबा चौड़ा मकान था, 8-10 तोला सोना हमेशा शरीर पर पहने रहती थी। छोटे जीजा जी कलरखी थे, पर एकदम हीरो से लगते। शहर में छोटा सा क्वार्टर था। दोनों ठाठ से रहते थे। खूब घूमते, सिनेमा देखते, होटल जाते। जिज्जी के पास नए नए फैशन के कपड़े होते, तरह तरह की बिंदिया, क्लिप और परांदे होते। मैं किसी ऐसे ही घर का सपना देखते हुए दिन काट रही थी। घर तो मुझे अच्छा ही मिला था, पर वर दुहाजू था। पर मैंने इसका बुरा नहीं माना। ऐसा था तभी तो उन लोगों ने सामान्य घर की सामान्य रंगरूप वाली लड़की को स्वीकार कर लिया। देने को तो बाबू के पास कुछ भी नहीं था। दोनों जिज्जी लोगों की शादी में वे बिल्कुल दिवालिया हो गए थे। इसलिए मेरे लिए तो यह रिश्ता ही नियामत था। जहाँ तक घर का प्रश्न था, मैं अपनी दोनों बहनों से ज्यादा भाग्यवान निकली। इस वैभव की तो मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। परिवार पर लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा थी। आजीवन अभावों से जूझने वाला मेरा मन एक बारी कृत कृत हो उठा था। पर एक उम्र होती है जब इंसान केवल पहनने ओढ़ने से, खाने पीने से तृप्त नहीं होता। वह इससे परे भी कुछ चाहता है। किस्से कहानियां पढ़कर, सहेलियों की रस भरी बातें सुनकर मैंने भी एक सपना देखा था। पर वह सपना तो बस सपना ही होकर रह गया। पतिदेव बेहद घुन्ने थे और शायद इसलिए सुबह से शाम तक दुकान पर ही बैठे रहते। घर में और भी 3 जोड़े थे। बड़े जेठ की बिटिया तो ब्याहने लायक थी, पर उन लोगों की प्रीत प्यार छेड़छाड़ में कोई कमी ना थी। उन सबकी आपस में चुहलबाजी भी होती, नोकझोंक भी होती और कई बार तो अनबोला भी हो जाता। पर मेरे हिस्से में तो यह कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं उन लोगों को देखती थी और देख देख कर कुढ़ती थी। घर में करने को कुछ होता तो शायद मन इतना बेचैन ना होता। सब कामों के लिए नौकर थे। केवल रसोई घर की औरतें संभालती थी, पर उसमें भी मेरा दिल ना लगता। सुबह 9 बजे खाना तैयार हो जाता था, जिसे हम दोनों 2 बजे खाते थे। रात में भी यही हाल था। इतनी देर तक ना खाने का स्वाद रहता, ना खाने का उत्साह। एक आध बार सास ने कहा, बहू अब तो तुम आ ही गई हो, कम से कम 4 फुलके गरम ही उतार लिया करो। मैंने कहा, अम्मा जी, सब्जी की तलछट और दाल का पानी हो तो खाना है। फुलके गरम रहे या ठंडे क्या फर्क पड़ता है।
मेरी साफ गोई पर सासजी सन्न रह गई, पर उन्होंने फौरन ही आदेश दिया कि मैं अलग से एक सब्जी बना लिया करूं। 4-5 दिन तो खूब मज़े में कटे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला था, पर 5वें दिन उन्हें शुबह हो गया। बोले, मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, यह तो एक घर में ही 2 चूल्हे करने जैसी बात हो गई। मैंने भी कहा, ठीक है, न ताज़ा सब्जी बनेगी न गरम फुलके बनेंगे, जैसे खाते आए हो वैसे ही खाते रहो। थोड़ी सी बुनाई आती थी मुझे, पर छोटी देवरानी के हाथों की सफाई देखी तो बुनने की हिम्मत ही ना हुई। कमरे में बैठे बैठे 2-4 क्लॉथ काट लिए, एक चादर भी बनाई, पर फिर उत्साह जाता रहा। कमरा सजाऊं भी तो किसके लिए? रात को 11 बजे से पहले तो कोई इसमें पैर नहीं देता था। पहले की एक बिटिया थी, बहुत चाहा उसे अपने आंचल में ले लूं, पर उसने कभी मुझे स्वीकार ही नहीं किया। हमेशा अपनी दादी से चिपटी रही। कंघा चोटी चाची से करवा लेती, भूख लगती तो ताई जी के पास पहुंच जाती। घर में इतनी औरतें थी कि वो आराम से पल गई। माँ की कमी कभी उसे महसूस ही ना हुई। सब ओर से निराश होकर मैं बस कमरे में लेटी छत की कड़ियां गिनती रहती। उस दिन शायद इतवार था। दोपहर की चाय चल रही थी। बड़े जेठ जेठानी बड़े वाले कमरे में थे। उनकी हंसी की खनक पूरे घर में सुनाई दे रही थी। मंझली जेठानी पकोड़े उतार रही थी। भाई साहब वहीं रसोई में ही पटरा बिछाकर बैठ गए थे। छोटी देवरानी अपने कमरे में सज संवर रही थी। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, पर इतवार का सिनेमा ये दोनों जरूर देखते थे। बच्चों को थोड़ी आज़ादी देने के विचार से अम्मा जी आंगन में नीम के पेड़ के तले खाट बिछाकर माला जप रही थी। अम्मा जी के बाद घर में एक मैं ही फालतू थी। मेरे पति देव ने कह रखा था, ये सब सरकारी नौकर हैं, इन्हें बंधी बंधाई तनख्वाह मिलती है, मुझे तो रोज कुआं खोदना है। दुकान वे गुरुवार को बंद रखते थे। उस दिन अम्मा जी को लेकर गुरु महाराज के दर्शनों के लिए आश्रम निकल जाते थे। कहते तो मुझसे भी थे, पर मुझे गुरु महाराज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पति के साथ घूमने के लिए भगवान ने इतनी जगह बनाई हैं और उन्हें केवल वो आश्रम ही नजर आ रहा है। सोच सोचकर मेरा दिल चकराने लगा था। नहा कर थोड़ा तरोताजा होना चाहा। गुसल खाने में मुश्किल से आधी बाल्टी पानी था। किसी से कहती तो फौरन आ जाता, पर मैं खुद ही 2 बाल्टियां लेकर बगीचे की ओर निकल गई। कुएं में एक डोल बंधा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे भीतर छोड़ा, रस्सी सरकती ही चली गई। उसे पकड़ने के प्रयास में मैं आधी झुक गई थी। तभी कुएं में जोर से छपाक की आवाज हुई और अम्मा जी चिल्लाई, क्या हुआ? उनकी आवाज पर मेहरी दौड़ी दौड़ी आई। उसने मुझे सीधा खड़ा किया। क्या हुआ बहू जी, चक्कर तो नहीं आ गए थे? अम्मा जी को तो जैसे खून ही सूख गया। देवी, तू किसी दिन हमारे मुंह पर कालिक पुतवाएगी। तब तक सारा घर वहां इकट्ठा हो गया था। भाई साहब ने उस दिन कड़े शब्दों में ताकीद की, उससे कहो कुएं से दूर रहा करे, उसे नल की आदत है, किसी दिन अनर्थ हो जाएगा। उस दिन मुझे अपना बचपन याद आ गया। लगा कि अरे, अपने पास तो रामबाण उपाय है, अब तक आजमाया नहीं, यही गलती की। तब से मुझे रोज रात को कुछ कुछ होने लगा। कभी उधर शूल उठता, कभी सर दर्द से फटा जाता था, कभी खांसी का दौरा पड़ जाता, और हर बार यह नाटक ही हो ऐसी बात नहीं थी। दिन रात सोचते सोचते मन और शरीर दोनों बीमार हो चले थे। पतिदेव कैसे भी थे, सेवा खूब करते थे। आधी रात को उठकर वे मेरे लिए हींग अजवाइन ढूंढते, पानी गर्म करते, अदरक की चाय बनाते। ये रसोई का दरवाज़ा बंद कर लेते। फिर भी स्टोव की फर फर बाहर सुनाई दे जाती। उन दिनों गैस तो थी नहीं ना। सास दालान में दम साधे पड़ी रहती, पर एक दिन उनसे रहा नहीं गया। बोली, क्या बात है विजय, बहू का जी ठीक नहीं है क्या? ये एकदम से फट पड़े। पता नहीं कैसी रोग की पुड़िया मेरे गले बांध दी है तुमने। मजाल है जो मैं एक दिन भी चैन की नींद सोया हूँ। सुनकर मुझे तो जैसे आग लग गई। इनके कमरे में आते ही मैंने इन्हें धर दबोचा। रोगी मैं हूं कि तुम? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, चैन की नींद ही सोना चाहते थे तो शादी क्यों की थी? गुरु महाराज के चरणों में पड़े रहते। शर्म से उनका चेहरा काला पड़ गया। सास ने ही मेरी व्यथा को समझा था। दुकान पर किसी तीसरे को बिठाकर हमें जबरदस्ती बाहर भेजा था। समझ गई थी कि जब तक वातावरण नहीं बदलेगा, पिछली यादों से मुक्त नहीं हो पाएगा। उनके मन को तो मैं कभी बांध नहीं पाई, पर कालांतर में हरीश मेरी गोदी में आ गया और मेरा जीवन सार्थक हो गया। वही मेरी सारी आशाओं का केंद्र था, जीने का आधार था। वही तो मेरा एक अपना था। इसलिए मैं अपना सारा प्यार
उस पर लुटाती थी और दुनिया भर का गुस्सा भी उसी पर उतारती थी। बेचारा लड़का सब कुछ चुपचाप सह लेता। बहुत छोटी उम्र में जान गया था कि इतने बड़े परिवार में अम्मा बिल्कुल अकेली है। असुरक्षा की भावना मुझ में ऐसा भर गई थी कि मुझसे कोई भी काम ढंग से ना होता। मेरी सास तो मुझे पीठ पीछे सनिचरी ही कहती थी। वैसे उन्होंने अपनी बहुओं के बड़े सुंदर नाम रख छोड़े थे। बड़ी को वे भाग्यवती कहती कि पूरे घर की धुरी थी। 8 दिन को भी कहीं चली जाती तो सारे घर की व्यवस्था उलट पुलट हो जाती। न कोई चीज़ जगह पर मिलती, न किसी को समय पर खाना मिलता। मंजली सचमुच गुणवंती थी। कोई काम ऐसा नहीं था जो उस ना आता हो। पीसे तरह के अचार मुरब्बे डालती, पकवान सारे बनाती। उनकी बारीक सिवैयाँ कोई ना बना पाता था। बर्तनों पर कलई भी वे कर लेती थी। मेहंदी की बेल वे काटती, अल्पना वे मांडती, भजन तो ऐसे गाती थी कि सुनने वालों की आंखें ही छलक जाती। मुझसे पहले वाली शायद धनवंती थी और सबसे छोटी थी लाजवंती। घर भर की लाडली, बड़े बाप की बेटी थी। पति अफसर थे, इसलिए सब उसे पलकों पर रखते थे। मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी। स्कूल जाने वाले उसके 2 बच्चे भी थे, पर लगता था जैसे कल ही ब्याह कर आई है। यूं तो मुझे तीनों से ही जलन होती थी, पर छोटी को तो मैं जरा भी सहन नहीं कर पाती थी। अगर सब लोग उसके बच्चों से अंग्रेजी कविता सुन रहे होते तो मैं दाल में ऐसा तड़का लगाती कि सबका खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता। अगर उसके पीहर की सौगातों का प्रदर्शन हो रहा होता तो उबलती चाय की पतीली मेरे हाथ से छूट जाती। अम्मा जी उसके बनाए स्वेटर को सराहती तो मेरा स्टोव भभक उठता। हाथ जलना और कटना तो बड़ी आम बात थी। लोग बेमन से ही सही मरहम पट्टी करने दौड़े आते तो मुझे बड़ा सुकून मिलता। घर में कोई और भी था जिसे मैं फूटी आंखों नहीं देख सकती थी। वह थी वासंती, बड़े जेठ की बिटिया। उम्र के अनुपात से वह मेरी सखी हो सकती थी, पर पहले ही दिन चाची कहकर उसने सब गुड़ गोबर कर दिया। उसकी हर बात से मुझे ईर्ष्या होती। उसके कपड़े, उसकी साज सज्जा, उसकी सहेलियों, उसकी पढ़ाई, उसका लाड़ प्यार, हर चीज़ मुझे खटकती थी। उसने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मैंने हाथ को झटक दिया। जिस दिन उसे कुछ लोग देखने आए थे, उस दिन तो मैं जलकर राख हो गई थी। सबके साथ मैंने भी पर्दे की ओट से लड़के को देखा और मुंह से एक उआंस सी निकल आई। फिर तो चाय का नया सेट अलमारी से निकालते हुए मेरे हाथ कांपने ही थे। एक कप भी साबुत नहीं बचा था। वासंती की माँ तो सिर पकड़कर बैठ गई थी। उन्हें लगा बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रोज वाले प्यालों में चाय पीने के बाद भी वह सपनों का राजकुमार इस घर का दामाद बन ही गया। वसंती की शादी में मुझे पूरे समय बुखार ही चढ़ा रहा। मैं पूरे समय अपने कमरे में पड़ी करहाती रही। श्रीमान जी मेरे सिरहाने बैठकर माथे की पट्टियां बदलते रहे। ये काम वे बड़े मन से या प्रेम से कर रहे हैं, ऐसी गलत फहमी न मुझे थी न उनके घर वालों को। बल्कि अम्मा जी ने तो उन्हें खास तौर पर जता दिया था कि बेटा उसके पास ही बने रहना, पता नहीं कब क्या बवंडर खड़ा कर दे। उन्हें इस तरह अपने परिवार से काटकर मुझे अपार सुख मिलता था। हरीश को भी मैंने परिवार से कभी जुड़ने नहीं दिया। हरीश की याद आते ही मैं फिर से चेतन हो आई थी। आंखें मिचमिचाकर देखा, बाहर अंधेरा घिर आया था, पर मेरे कमरे की बत्ती जलाने की किसी को भी याद नहीं आई। बाहर के कमरे से सबकी मिलीजुली आवाज़ें आ रही थी। शायद सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे। दिन भर तो भागम भाग लगी रहती है। यही समय होता है जब 2 घड़ी सब लोग साथ बैठते हैं, चाय नाश्ता कर लेते हैं, टीवी देखते हैं। पर सब लोगों के बीच मेरी कोई जगह नहीं होती, जैसे मैं परिवार से अलग हूँ। एकाएक हरीश का ठहाका सुनाई दिया। जरूर अंजू ने कोई मज़ेदार किस्सा सुनाया होगा। उसके पास तो ऐसे किस्सों का खजाना है। सब के सब उस हंसी में शामिल हो गए थे और एक मैं थी जो अंधेरे कमरे में अकेली लेटी छत को घूर रही थी। हरीश पर इतना ताव आ गया कि जब से आया है बीवी बच्चों में ही मगन हो रहा है। यह भी नहीं होता कि कमरे में झाँक कर ही देख ले अम्मा जिंदा है कि मर गई। अचानक मेरा जी डूबने सा लगा। प्यास के मारे गले में कांटे से उगाए। गिरती पड़ती मैं उठी, अंदाज से सुराही टटोली, 2 घूंट पानी पिया और सुराही छोड़ दी। धप से आवाज हुई और पानी सुराही के टुकड़ों के साथ फर्श पर फैल गया। हरीश एकदम दौड़ पड़ा। क्या हुआ अम्मा? उसकी आवाज़ बेहद घबराई हुई थी। कमरे में पांव देते ही उसे अंधेरे का भान हुआ।
तुम लोगों ने यहाँ की बत्ती जलाने की फुर्सत भी नहीं है। वह गुर्राया। हमें लगा दादी सो रही हैं। लड़कियां मिनमिनाई। बत्ती जलाकर जब वह मेरे पास पहुंच चुका था, मैं वहीं घुटनों में सिर डाले बैठी थी। अम्मा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? ना रे, चोट वोट नहीं आई, पर सुराही फूट गई। सुराही को जाने दो, नहीं आ जाएगी, उसने मुझे सहारा देते हुए कहा। फिर हौले से बिस्तर पर लेटाते हुए बोला, तुमसे कितनी बार कहा है अम्मा, कोई भी काम हो तो आवाज़ दे दिया करो। आखिर हम सब किस लिए हैं? आवाज़ तो दी थी मैंने बेटा, मैंने बेहद पतली आवाज़ में कहा। बहू फुसफुसाई। दोपहर को कैसे दहाड़ रही थी, अब गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही। अच्छी ड्रामा कंपनी है। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? हरीश गर्जा। तुम हम सब के मुंह सिल दो बस। दिन भर माँ बेटे ही बोला करो। बस दोनों की चकचक शुरू हो गई। मैंने देखा है, जब भी दोनों का झगड़ा होता है, दोनों बेटियां माँ के अगल बगल खड़ी हो जाती हैं। लड़का बेचारा सहम जाता है। थोड़ी देर तक गर्जन तर्जन चलता रहा। फिर हरीश दुखी होकर बोला, अब कितनी जिंदगी बची है उसकी? ये 4 दिन वह सुख से काट लेगी तो तुम्हारा क्या घट जाएगा? अरे जाते समय आशीर्वाद ही देकर जाएगी वह। बहू ने सुनकर मुंह बिचका दिया। शाम को ही घर में एक मनहूस सन्नाटा सा छाया हुआ था। हरीश शायद बाहर निकल गया था। अब 10 बजे से पहले तो घर क्या लौटेगा? बहू बड़बड़ा रही थी, माँ है कि डायन, 2 घड़ी उन्हें घर में चैन से टिकने नहीं देती। पता नहीं कितनी उम्र लेकर आई है, लगता है सबको खाकर ही विदा होगी। इस बकझक की भी मुझे अब आदत सी हो गई है। बुरा भी नहीं लगता, डायन कह लो या कुछ और। एक बात पक्की है, जब तक हूँ तब तक तुम लोग मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते।